नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेता सिंह और सुर्खियों के बाद बात खबरों की करते हैं। उपचुनाव के रण की बात करेंगे। यूपी बिहार उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। लोकसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी पीछे है। गोरखपुर और फूलपुर में सपा प्रत्याशी आगे हैं और बिहार में अररिया सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। चुनाव के रण की बात की जाए तो यूपी बिहार उपचुनाव की मतगणना जारी है। लोकसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी पीछे है। गोरखपुर और फूलपुर में सपा प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। वहीं बिहार में अररिया सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। बात यहां पर यूपी बिहार उपचुनाव की अगर की जाए तो उपचुनाव की जो काउंटिंग है वो अभी भी जारी है। लोकसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी पीछे है और गोरखपुर और फूलपुर में सपा जो है उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और बिहार में अररिया सीट पर आरजेडी आगे है। तो चुनाव का रण बीजेपी, आपको बता दें यूपी बिहार में उपचुनाव की जो काउंटिंग है, मतगणना है वो जारी है। लोकसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। गोरखपुर और फूलपुर में सपा प्रत्याशी आगे है। बिहार में अररिया सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। विद्युत भवन में अहम बैठक, किसानों के साथ राज्य सरकार की वार्ता, बिजली महकमे से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश, लंबित कृषि कनेक्शन और वीसीआर मुख्य मुद्दा रहेगा। 4 मंत्री समूह के साथ बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी बैठक में मौजूद हैं। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। हॉकिंग के परिवार ने एक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की है। हॉकिंग के बच्चे लूसी, रॉबर्ट और टिम ने अपने बयान में कहा है कि हम अपने पिता के जाने से बेहद दुखी हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया है। उनके पास 12 मानद डिग्रियां थी। हॉकिंग के कार्य को देखते हुए अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया जा चुका है। ब्रह्मांड के रहस्य पर उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम काफी चर्चित हुई थी। और बात अगली खबर की। सौगातों के लिए शुक्रिया देने के लिए सीएमआर पहुंचे हैं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं। बजट घोषणाओं में सौगातों के लिए सीएम का वो आभार जताएंगे। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ये लोग हैं जो आज जयपुर पहुंचे हैं। सीएमआर की तरफ उन्होंने रुख किया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो आभार व्यक्त करेंगे, शुक्रिया अदा उनका करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बजट में जो घोषणाएं की गई हैं और जिस तरह के विकास कार्य पूरे किए गए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर खासी खुशी शेरगढ़ विधानसभा के लोगों में है। और इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए, अपना आभार जताने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने के लिए ये सभी लोग शेरगढ़ से यहां पर पहुंचे। बात अगली खबर की करेंगे। जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी से बघेरों का बाहर आना जारी है। कल रात फिर से एक पैंथर जंगल से बाहर निकलकर जीना की ढाणी में पहुंच गया। खबर मिलते ही स्थानीय लोग यहां लाठी डंडे लेकर जमा हो गए, जिसके बाद पैंथर पास ही एक गेहूं के खेत में चला गया और वहां से अल सुबह जंगल की ओर भाग गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैंथर आए दिन जंगलों में यहां आ जाता है, जिससे यहां के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं।
सुकमा के नक्सली हमले में अलवर के रहने वाले हेड कांस्टेबल लक्ष्मण चौधरी भी नक्सलियों के अटैक में शहीद हो गए। आज शहीद लक्ष्मण का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। लक्ष्मण जिले के सुंदरवाड़ी गांव के रहने वाले थे। मुंडावर के लाल के शहीद होने के बाद जो समाचार मिले उसके बाद सुंदरवाड़ी गांव में शोक की लहर दौड़ गई और सुबह से ही शहीद के जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि कल सुकमा में सीआरपीएफ की 212 बटालियन पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए थे जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हुए थे। हिसाब से 11:15 तक फ्लाइट दिल्ली आएगी और उसके बाद लगभग 2 घंटे कम से कम लगा लो 2 से 2.5 टाइम तक लग जाएगा। मेडिकल की टीम सुबह पहुंची। इससे पहले कोई नहीं आया। काफ़ी सबके फ़ोन जरूर आए हैं, प्रशासन अधिकारियों के फ़ोन वगैरह आए हैं। आज से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 806वें उर्स का आगाज हो रहा है। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी। रजब महीने का चांद दिखाई देने पर विधिवत शुरुआत 19 मार्च को होगी। भीलवाड़ा का गौरी परिवार यहां झंडा आज दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाएगा। गरीब नवाज गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस रवाना होगा और इसकी सदारत सैयद अबरार हुसैन चिश्ती करेंगे। भीलवाड़ा के गौरी परिवार के सदस्य फखरुद्दीन गौरी की अगुवाई में झंडा ले जाया जाएगा और इस दौरान गरीब नवाज की शान में सूफियाना कलाम पेश किए जाएंगे। पीर साहब की पहाड़ी से 25 तोपों की सलामी दी जाएगी। दरगाह कमेटी की ओर से बुलंद दरवाजे पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साल में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ में बुलंद दरवाजे पर निशान मुबारक की रस्म करने के लिए आए हूँ और ये रस्म 14 मार्च बरोज बुधवार को असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस से होगी और ये रस्म सैयद अबरार अहमद साहब की सदारत में होगी और जलसा गली लंगर खाना होते हुए निज़ाम गेट होते हुए बुलंद दरवाजे पर यह निशान मुबारक पेश किया जाएगा। खबर करौली से है, जहां कैला देवी का वार्षिक लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है और इसे लघु कुंभ भी कहा जाता है। करौली से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत पर कैला मैया विराजमान है और इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक कैला देवी का ये मेला 15 दिनों तक चलेगा। मेले में करीब 50 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में पैदल आने वाले श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं के लिए खान पान, चिकित्सा और रहने के लिए स्थानीय लोगों ने भंडारे भी लगाए हैं। मेले में मंदिर प्रशासन, ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा को देखते हुए मेले में 1250 से अधिक पुलिसकर्मी, 6 कंपनी आरएसी, वॉच टावर और ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। सुखी रहे, काम धंधा ठीक चले, मैया सबका यही करती है। हमें तो करीब 35-40 साल हो गए, 40-45 साल। बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चों का परिवार हंसी खुशी चल रहा है, व्यापार धंधा अच्छा चल रहा है। माँ ऐसी बुलाती रहे, बस यही इच्छा है हमारी, तो ऐसी दर्शन देती रहे। हमें भी 30-35 साल हो गए आते हुए, अब जो मांगा मांगे सब कुछ दिया है। सबसे पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग की गई है। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ट्रस्ट को भी सम्मिलित रखते हुए जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी ये आती है कि वहाँ पर जो साफ़ सफाई है, पेयजल है, शौचालय हैं, आने जाने की, ट्रैफिक की, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षा की सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्थाएं हैं। सूरतगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। घूसखोर थानेदार को ट्रैप किया है। सूरतगढ़ सिटी थाने का एसआई प्रताप सिंह ट्रैप हुआ है। 4,500 की रिश्वत लेते एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया है। एमवी एक्ट में इस्तगासा पेश करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, एक और घूसखोर अधिकारी जो है वो एसीबी के हत्थे चढ़ा है। बिल्कुल अनीता, सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने में ये कार्रवाई इस वक्त एसीबी के द्वारा की जा रही है, जहां पर प्रताप सिंह नामक सब इंस्पेक्टर तकरीबन 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। ये जो सब इंस्पेक्टर हैं, ये एमवी एक्ट में इस्तगासा पेश करने की एवज में ये समूची राशि जो है वो ले रहे थे। इन्होंने 5,000 रुपए की डिमांड की थी और परिवादी द्वारा 4,500 रुपए में बात तय किए जाने के बाद एसीबी ने आज
सूरतगढ़ सिटी थाने के भीतर ही प्रताप सिंह नामक सब इंस्पेक्टर को वहां पर ट्रैप कर लिया है। फिलहाल सूरतगढ़ सिटी थाने में एसीबी की टीम मौजूद है और एसीबी की इस कार्रवाई के बाद में सूरतगढ़ सिटी थाने में हड़कंप मच गया। यहाँ तक वहां आसपास जो बैठे हुए पुलिसकर्मी थे वो वहां से भाग खड़े हुए और एसीबी अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में लगी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो 4,500 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है एसआई को। एमवी एक्ट में इस्तगासा पेश करने के एवज में रिश्वत ली गई थी। अब बात 16 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म राजा अब्रोडिया की, जो एक रोमांटिक कॉमेडी हिंदी फिल्म है और इस फिल्म के गाने भी धूम मचा रहे हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले राजा अब्रोडिया के गाने ब्लॉकबस्टर पर मचा रहे धूम। बन के सांसें मेरी। फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी हैं रोमांटिक। बन के सांसें मेरी, सुने सुने नैना तेरा ही करते हैं बस अब इंतजार। ओरे मेरी जाना दिल है दीवाना करता मुझको बेकरार। और अब बात राइजिंग इंडिया समिट की। दुनिया भर के विचारकों और विद्वानों को एक मंच पर लाने के लिए नेटवर्क 18 मेगा इवेंट राइजिंग इंडिया समिट का आयोजन करने जा रहा है। इस इवेंट में दुनिया को राह दिखाने वाले सबसे बड़े नीति निर्माता, मुख्यमंत्रियों से लेकर कॉरपोरेट जगत के दिग्गज एक यादगार और अभूतपूर्व उत्सव मनाने के लिए राजधानी दिल्ली में जुटेंगे। राइजिंग इंडिया समिट के तहत नेटवर्क 18 देश और दुनिया के कई दिग्गजों के साथ संवाद स्थापित करेगा। इसमें देश के दिग्गजों के साथ साथ दुनिया की कई मशहूर हस्तियां भी शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ 16 मार्च को शुरू होने वाला ये समिट 17 मार्च तक चलेगा। इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है। चलिए बात करेंगे प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू करने की कवायद फिर से तेज हो गई है। नए कॉलेजेस में कमियों को दूर करने, प्रोफेसर और अन्य पदों पर बहाली के लिए एमसीआई की तरफ से गाइडलाइन भी जारी हो चुका है। पेश एक रिपोर्ट। प्रदेश को 7 नए कॉलेजों की सौगात, चिकित्सा विभाग ने तेज की कवायद, दूर होगी प्रोफेसरों की कमी, 7वां वेतनमान भी लागू। प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों में 7वां वेतनमान भी लागू कर दिया गया है। डूंगरपुर और बाड़मेर जैसे दूरस्थ क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में सैलरी के साथ विशेष वेतनमान पैकेज देने की भी मंजूरी दी गई है। नया वेतनमान 1 जनवरी 2018 से लागू किया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेजों में कमियों को दूर करने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। प्रोफेसर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए एमसीआई ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अभी एमसीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जो कि 300 बेडेड हैं, वहाँ पे जो लोग एमडी करने के बाद वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और जिनकी 18 साल की सर्विस हो चुकी है और इनके 4 पेपर पब्लिश हैं, उनको प्रोफेसर बनाया जा सकता है। और जिनकी 10 साल की सर्विस है और इनके 2 पेपर पब्लिश हैं, उनको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा सकता है। ये 1 टाइम उन्होंने छूट दी है। एमसीआई द्वारा मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बताते हुए पिछले दिनों ही मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। इस कमी को दूर करने के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स की कमी को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा फर्नीचर और इक्विपमेंट का है, उसके लिए भी हमारी ऑर्डर ज़्यादातर जगह प्लेस कर चुके हैं। सब जगह पूरी जगह हम इसको इक्विप कर देंगे, तो जो ज़्यादातर कमियां हैं वो सब पूरी जो है एमसीआई की हम कर देंगे। प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को इसी सत्र से शुरू करने की जो कवायद अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने की है,
उम्मीद की जानी चाहिए कि फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स की जो कमी है वह जल्द ही पूरी हो पाएगी और प्रदेश को 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात इसी सत्र में मिल पाएगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन शर्मा, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। प्रदेश में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ओलावृष्टि के बाद अब अचानक तापमान में आए बदलाव से किसानों के चेहरे पर शिकन बढ़ने लगी है। दिन का तापमान करीब 34 से 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं का उत्पादन 15 से 20% इस बार कम हो सकता है। उनके मुताबिक तापमान ज्यादा होने से गेहूं का दाना सिकुड़ेगा और उत्पादन में कमी आएगी। वहीं कृषि मंत्री का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं और इससे निपटने के लिए कई स्तर पर प्रयास करने होंगे। नुकसान होने वाला है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड पल्सेज पे पड़ेगा, क्योंकि फसलों का उत्पादन गिरेगा और यदि 1 डिग्री टेम्परेचर भी यदि बढ़ेगा तो 2% पानी की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी। पीने का पानी हो चाहे सिंचाई का पानी हो। इसलिए हमें चिंता करनी पड़ेगी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन वाली किस्मों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वहीं आपको बता दें 16 मार्च से बदल रहे हैं हम। नया तेवर, नया कलेवर, नया रूप, नया रंग। आप देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।